नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आजकल जो कोर्ट्स के अंदर जो है हमारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे केस के अंदर यहाँ पे जो मेंटेनेंस का मुद्दा बनता है, जहाँ पे हस्बैंड को बोला जाता है कि आपको मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा अपनी वाइफ को। तब इस केस के अंदर ये भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि यहाँ पे जो वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छी है और वेल ऑर्गेनाइज एक जॉब के अंदर है। अब इस सिचुएशन में भी कोर्ट्स जो हैं बहुत बार ऑर्डर करते हैं कि भाई फिर भी हस्बैंड आपको जो है मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। किसको? अपनी वाइफ को। भले ही वाइफ जो है जॉब करती है, बिजनेस करती है, अच्छी क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, अच्छी जॉब कर रही है, तब भी यहाँ पे बहुत बार देखा गया है कि यहाँ पे कोर्ट्स के पास अपना ऑब्वियसली डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो ऑर्डर करते हैं हस्बैंड आपको जो है पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको ग्राउंड्स बताना चाहूंगा कि जिस केस के अंदर हस्बैंड को अपना मेंटेनेंस पे करने से रोका जा सकता है। हस्बैंड जो है अपने ग्राउंड अगर प्रूव कर देता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट भी बिल्कुल आसानी से ये मान लेगा कि हाँ भाई हस्बैंड को अब इन सिचुएशन में अपनी वाइफ को कोई भी तरह का अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, कोई भी तरह का मेंटेनेंस का अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। अब ये कौन कौन से ग्राउंड्स होंगे हमारी सोसाइटी के अंदर, इन ग्राउंड्स के बारे में बहुत ज्यादा कम लोगों को बताया जाता है। हालांकि सबको मेरे हिसाब से तो पता होते हैं, लेकिन यहां पे एक्चुअली इसको एप्लीकेशन कैसे करना है और किस आधार पे हम ये अपना ग्राउंड प्रूव कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं करा जाता। तो कौन कौन से ग्राउंड होते हैं? सबसे पहला ग्राउंड होता है हमारा एडल्ट्री। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप लोगों को पता होगा कि यहां पे मेंटेनेंस जो मांगने का जो हमारे प्रोविजंस है, एक तो सेक्शन नंबर 125 ऑफ द सीआरपीसी हमारा मेंटेनेंस के अमाउंट के ऊपर डील करता है। अब इस केस के अंदर जो है आप कोई भी धर्म के हो, भाई डजंट मैटर, आप हिंदू धर्म के हो, सिख धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, जीव धर्म के हो या पारसी धर्म के हो, कोई भी धर्म के हो, आप 125 अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हो। और जो महिला होती है यानी कि जो वाइफ होती है वो अपने लिए तो मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लगाती ही लगाती है। उनके वाइफ के पास अधिकार होता है कि वो अपने बच्चे के फेवर में भी हस्बैंड से जो है मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है। और बच्चे के तो फादर हुए, तो फादर के लिए भी यहां पे जो मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। अब यहां पे कुछ ग्राउंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो 125 ऑफ द सीआरपीसी का मैंने आपको प्रोविजन बता दिया। दूसरा प्रोविजन होता है सेक्शन नंबर 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हमारा 1955। अब इस सिचुएशन में परमानेंट जहां पे एलिमोनी हम बोलते हैं। और सेक्शन नंबर 24 भी होता है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। इसमें भी वाइफ जो है क्लेम कर सकती है, बस शर्त एक है सेक्शन नंबर 25 का इस्तेमाल करने का या 24 का इस्तेमाल करने का। आप जो है धर्म से हिंदू होने चाहिए, बाय जन्म से हिंदू हो, शादी के बाद हिंदू हो गए या कन्वर्ट कर लिया आपने हिंदू में या रिकन्वर्ट कर लिया आपने हिंदू में, एज अ केस में भी आप हिंदू होना जरूरी है सेक्शन नंबर 25 या सेक्शन नंबर 24 का इस्तेमाल करते हुए। अब जो मैं आपको ग्राउंड्स बताऊंगा वो आपके केवल एप्लीकेबल होंगे सेक्शन 125 के एप्लीकेशन में या सेक्शन नंबर 25 की एप्लीकेशन में। सेक्शन 24 में नहीं, या सेक्शन 24 में नहीं हो सकता क्योंकि वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ जाती है। सबसे पहला ग्राउंड हमारा आता है एडल्ट्री। एडल्ट्री आपको पता होगा सेक्शन नंबर 497 ऑफ द आईपीसी के अंदर ये डिफाइन करा हुआ है। हालांकि अब एडल्ट्री का कोई भी तरीके से आप पिनलाइज नहीं कर सकते, कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता है। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोल दिया था कि सेक्शन नंबर 497 अब इनऑपरेटिव हो चुका है। इसमें कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी। लेकिन इसका इस्तेमाल आप जो है अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर कर सकते हो, डिवोर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो और अभी मेंटेनेंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा सेक्शन नंबर 125 का क्लॉज नंबर 4 ऑफ द सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 क्लियर शब्दों में कहता है कि भाई अगर कोई भी वाइफ एडल्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होती है यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका अगर होता है, उस केस में अगर वाइफ 125 की एप्लीकेशन लगाती है या एनी अदर प्रोविजन का इस्तेमाल करके ये अपनी एप्लीकेशन लगाती है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, तो यहां पे हस्बैंड के पास अधिकार होता है कि हस्बैंड प्रूव करेगा कि जज साहब मेरी वाइफ का जो है यहां पे एडल्ट्री का अफेयर है या एडल्ट्री के अंदर वो इन्वॉल्व है। इस केस में एज पर सेक्शन नंबर 125 क्लॉज 4 सीआरपीसी के तहत जज साहब मैं अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूं, लीगली तौर पे मैं मेंटेनेंस अपनी वाइफ को नहीं दे सकता हूं। तो पहला ग्राउंड तो हस्बैंड को ये प्रूव करना पड़ेगा। इतनी सी बात हो गई। अब एडल्ट्री मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप समझ लीजिए क्लियर तौर पे। दूसरी बात यहां पे आती है, दूसरा ग्राउंड क्या होता है? सेकंड मैरिज। आपने बहुत बारी देखा होगा कि जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को साथ अपना शादी कर लेती है, लेकिन उसके बाद वाइफ जो है अपने दूसरे किसी के साथ शादी रचा लेती है। इस केस में वाइफ अगर टॉर्चर करने के लिए या हस्बैंड को और टॉर्चर करने के लिए हस्बैंड के इन-लॉज को मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती है, तो नाउ हस्बैंड हैज अ
अपॉर्चुनिटी और हैज अ ग्राउंड टू प्रूव दैट वाइफ हैज टर्न इनटू द सेकंड मैरिज, एंड ये जो सेकंड मैरिज अगर वाइफ ने करी होगी तो ये पनिशेबल ऑफेंस भी है सेक्शन नंबर 494 एंड 495 ऑफ द आईपीसी के अंदर। साथ ही में हस्बैंड जो है यहां पे प्रूव अगर कर देगा कि हाँ जज साहब देखो मेरे साथ तो इसने लीगली शादी रचाई है, उसके बाद इसने दूसरे एक के साथ में एक और शादी रचा ली है, इस केस में जज साहब मैं एज पर द लॉ मैं इस केस के अंदर अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे सकता हूं, मैं अपनी वाइफ को लीगली तौर पे मेंटेनेंस एक भी रुपया नहीं दे सकता हूं। साथ ही में जज साहब आप ऑर्डर करिए 156 क्लॉज 3 के एप्लीकेशन यहां पे हस्बैंड मूव करके अपनी वाइफ के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा सकता है 495 ऑफ द आईपीसी के अंदर। इस केस के अंदर यहां पे जज साहब को अगर यहां पे क्लियर शब्दों में बात समझ में आ जाती है तो इजीली तौर पे वाइफ को यहां पे जेल भी होगी, याद रखना 7 सालों तक की जेल हो सकती है या 10 सालों तक की जेल हो सकती है, सीधी बात मैंने आपको बता दी है। तो दो अपॉर्चुनिटी यहां पे आपको बताइए। तीसरा एक ऑप्शन आता है डेजर्शन का। इसके अंदर जो है डेजर्शन के अंदर आपको ये बहुत थोड़ा सा लॉजिक वाइज आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर डेजर्शन का एक मुद्दा होता है। डेजर्शन का मतलब होता है कि यहां पर आपकी जब शादी हुई है लीगली तौर पे, आप हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हो और अगर वाइफ जो है घर छोड़कर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है, अपने पेरेंटल होम के पास चली जाती है और वो वहीं रहने लग जाती है। अब वाइफ से पूछा जाता है कि भैया तुमने क्यों घर छोड़ा, यानी कि तुमने मैट्रिमोनियल होम क्यों छोड़ा, कोई ना कोई तो रीजन होगा। अब वाइफ के पास अगर यहां पे कोई भी वैलिड रीजनेबल रीजन नहीं होता है ये बात को शो करने का कि मैंने इस वजह से अपने हस्बैंड का घर छोड़ा है, या अगर वाइफ कोई एलिगेशन भी लगाती है और हस्बैंड जो उस एलिगेशन को प्रूव कर देता है कि ये एलिगेशन झूठी है, उस केस में अगर वाइफ ने सारे अपने ग्राउंड जो ओथ पे दिए होंगे तो वाइफ के ऊपर भी आपराधिक मामला यहां पे दर्ज हो सकता है सेक्शन नंबर 193 ऑफ द आईपीसी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पर्जरी, कि भाई तुमने कोर्ट में झूठे एलिगेशन लगाए हैं, कोर्ट में तुमने झूठे आरोप लगाए हैं, या फिर कोर्ट में तुमने झूठ बोला है, झूठे गवाह दिए, झूठे बयान दिए हैं। इस केस में पर्जरी का एक तो पहली बात वाइफ के ऊपर जो है आपराधिक मामला दर्ज होगा। दूसरी बात यहां पे हस्बैंड हैज अ ग्राउंड और हस्बैंड हैज अ अपॉर्चुनिटी टू प्रूव इन द कोर्ट दैट वाइफ has deserted me without any reasonable cause, कि वाइफ ने मेरे जैसे शादी मेरे साथ रचाई है, भाई अब शादीशुदा आपका जीवन चल रहा है तो आप दोनों को अपने साथ रहना पड़ेगा। मैट्रिमोनियल होम के अंदर मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन सोसाइटी के अंदर आ जाती है। ऐसा थोड़ी ना कि शादी रचा ली और फिर अपने अपने अलग रहने लगा, यार ये क्या मतलब हुआ। इस केस के अंदर जो है पहली बात हस्बैंड जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन मूव करेगा सेक्शन नंबर 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। दूसरी बात अगर एग्जीक्यूट हो जाती है, वैसे तो जो जजेस होते हैं पर्टिकुलर जो फैमिली कोर्ट्स के अंदर जो मुद्दे को इन पर्टिकुलर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को डिसाइड कर रहे होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो ज्यादातर जो है सेक्शन नंबर 9 की एप्लीकेशन को अप्रूव कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं और ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर वाइफ ने ही बेवजह घर छोड़ दिया है तो यहां पे, और साथ में 125 की एप्लीकेशन वहां पे मूव करी हुई है वाइफ ने मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, तो हस्बैंड हैज अपॉर्चुनिटी टू प्रूव दैट वाइफ हैज deserted my matrimonial home without any reasonable cause. So as per the law, husband is not liable to pay the maintenance to his wife. That's it. तो हस्बैंड के पास अपना ग्राउंड होता है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस पे करने के लिए लाइबल नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा मैंने आपको पॉइंट बताया है। दूसरी बात यहाँ पे बहुत सारी बात आपने ये भी देखा होगा म्यूचुअल कंसेंट के तौर पे कि भाई शादी तो कर ली, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया हस्बैंड एंड वाइफ ने कि भाई देख मैं तेरे साथ इतने टाइम तो साथ रहूंगा या तेरे साथ रहूंगी, ठीक है, इतने पैसे मैं तुझे म्यूचुअली देऊंगा या देऊंगी वगैरह वगैरह। अब ऐसे केस में अगर कोई भी यहां पर आपका एग्रीमेंट इन्वॉल्व होता है म्यूचुअल कंसेंट का, कि म्यूचुअल कंसेंट का अगर एग्रीमेंट होता है तो उस केस के अंदर हस्बैंड और वाइफ जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट खत्म हो जाने के बाद अपने छोड़कर चली जाती है, तो अब इस केस में वाइफ इज नॉट लाइबल टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड as by moving an application under section 125 of the CRPC before the court, and you know कि अगर 125 की एप्लीकेशन मूव करनी होती है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाती है, ठीक है, और अगर सेक्शन 125 की एप्लीकेशन मूव करनी होती है वाइफ को तो वो सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है। और अगर आपके पर्टिकुलर जुरिडिक्शन में आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश करा गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो सीधा एप्लीकेशन आती है स्टेट फैमिली कोर्ट के अंदर, और फैमिली कोर्ट के अंदर जो जज साहब होते हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल जज, प्रिंसिपल बेंच, तो वो बिल्कुल सेम पोजीशन होल्ड रखते हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपनी पोस्ट होती है, ठीक है। तो इस केस के अंदर मुद्दे वाली बात यह है कि अगर म्यूचुअल कंसेंट का एग्रीमेंट का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, वाइफ अपना चली जाती है और वाइफ जो है फिर मेंटेनेंस क्लेम करती है, तो हस्बैंड इज नॉट लाइबल लीगली तौर पे। हस्बैंड के पास कोई अधिकार, मतलब हस्बैंड के ऊपर कोई भी यहां पे लीगली रूप से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए कोर्ट नहीं बोल सकता है, याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। आई होप ये वीडियो के अंदर जो बातें मैंने आपको बताई है बहुत फ्रूटफुल रही होंगी, बहुत जानकारी वाली रही होंगी। सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में एप्लीकेशन कहां डलती है, कहां नहीं डलती, कौन से कोर्ट में डलती है,
कौन से कोर्ट में नहीं चलती है, और यहाँ पे हस्बैंड के पास क्या क्या अधिकार हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। रेलेवेंट डाउट रहेगा, कॉमन डाउट रहेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए पर्टिकुलर डाउट को क्लियर करते हुए जरूर बनूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।